Good morning, everyone. I warmly welcome you on the platform of online study Guruj Ashram. I'm your English faculty Pritam Singh Priyar and I will teach you 9th and 10th classes. You can watch us on our YouTube channel and download this application for your complete course and make your mobile your coaching. अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यदि आप इस कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, तो हमारी जो एप्लीकेशन गुरुज आश्रम है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आज हम 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि 10th क्लास के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के सिलेबस के साथ। तो दोस्तों, आपके सामने ये सिलेबस है जो इंग्लिश का है, 80 मार्क्स का सिलेबस है। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ग्रामर पोर्शन के ऊपर बात करें, चर्चा करें ग्रामर पोर्शन के ऊपर। तो ग्रामर में आपके पास 5 टॉपिक होंगे, वो आपको कवर करने हैं। 5 टॉपिक को 10th क्लास के अंदर पढ़ना है अपन को। पहला टॉपिक है टेंस, जो है 4 नंबर का, ठीक है। दूसरा टॉपिक है मॉडल, जो है आपका 2 नंबर का। वॉइस है 2 नंबर का, नरेशन है 4 नंबर का, क्लोजेज है 3 नंबर का। तो यूँ करके ये 5 टॉपिक जो हैं हमारे 15 नंबर के टॉपिक हैं ग्रामर के। तो ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 टॉपिक हैं। अगर पढ़ने हैं तो पढ़ने के लिए सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के हम 15 नंबर को अपन को कवर करना है। फिर ग्रामर के बाद में आगे चलते हैं रीडिंग। रीडिंग के अंदर हमें क्या करना है, जब हम पेपर अटेंड करते हैं तो पेपर अटेंड करते ही सबसे पहले अनसिंग पैसेज के 2 सवाल आते हैं। तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि 2 अनसिंग पैसेज जो हैं 7-7 नंबर के आएंगे। तो 2 पैसेज आएंगे, तो एक पैसेज 7 नंबर का, 2 पैसेज 40 मार्क्स के, ठीक है ना, 14 नंबर के। तो कहने का मतलब रीडिंग 14 नंबर की है। और यहाँ पे मैंने और नंबर लिखे हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ कि 2 सीन पैसेज आएंगे बीच के पेपर में, है ना। तो बीच के पेपर में जब ग्रामर का पोर्शन आएगा, ग्रामर के पोर्शन के बाद आपको 2 सीन पैसेज मिलेंगे। तो 4 × 2 यानी कि एक पैसेज 4 नंबर का और 2 पैसेज 8 नंबर के। तो 8 नंबर के 2 आएंगे सीन पैसेज। जो आप बुक्स पढ़ते हो 10th क्लास की, उस बुक्स में से कोई 2 टॉपिक आएंगे, है ना, उनको आपको कवर करना है। तो 8 नंबर के हो गए, लेकिन 8 नंबर को मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि 8 नंबर जो है बुक्स में से आएंगे। तो मैंने बुक्स में से 8 नंबर जो है 23 नंबर में से मैंने यहाँ शो किए हैं 2 सीन पैसेज। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शो किए, क्यों शो किए। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि 14 नंबर के तो आएंगे 2 अनसिंग पैसेज और 8 नंबर के आएंगे 2 सीन पैसेज। कहने का मतलब है रीडिंग का जो मामला है 14 और 8 22 नंबर का मामला है। 22 नंबर का जो है हमारे पैसेज 22 नंबर में से हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग की बात करें तो हमारे पास राइटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लेटर है, एक ईमेल है और शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ, इतना ही करना है। ज़्यादा कोई अपन को ज़्यादा राइटिंग में कुछ करना नहीं है। तो लेटर के अंदर हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो हम कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करेंगे और उनको तैयार करेंगे। तो लेटर या ईमेल दोनों में से अपन को ऑप्शन दिया होगा। कभी कभी हो सकता है कि लेटर दोनों जो हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्वेश्चन पूछ लो और ईमेल नहीं पूछे, लेकिन अधिकांशतः यही होता है। क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे रखा होगा, एक में आएगा लेटर और एक में आएगा ईमेल। तो हमको दोनों तैयार करने हैं, लेटर और ईमेल दोनों तैयार करने हैं। जो हमको अच्छा लगे, जो हमको जिस क्वेश्चन को करने में आसानी लगे, हम उसको करेंगे। तो लेटर या ईमेल को दोनों को तैयार करते हुए क्वेश्चन के अंदर हमको दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों में से हम कोई एक कवर करते हैं, अटेंड करते हैं, तो हमें 5 नंबर का जो मार्क्स जो है वो कवर होता है। तो लेटर और ईमेल करने के पश्चात बात करते हैं शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? जैसे कि हम छोटी क्लासों में हमने ऐसे तैयार किया होगा, है ना, स्टोरी ऐसे वगैरह तैयार किया होगा, लेकिन स्टोरी तो है नहीं। लेकिन ऐसे का ही कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे निबंध तैयार करते थे, है ना, तो वैसे ही हमको यहाँ निबंध के हिसाब से कोई टॉपिक दे रखा होगा, उस टॉपिक के ऊपर हमको पैराग्राफ लिखना होगा। अब पैराग्राफ की तैयारी कैसे करेंगे? तो उसकी तैयारी के लिए मैं बता दूँ आपको कि जब हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे तो हमें टेंस को अच्छे से कर लेना है और प्लस जो है किताब के अंदर जो कुछ टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं टेंस और किताब के अंदर का जो कंटेंट है वो तैयार करेंगे, तो उसका मिला जुला रूप और प्लस हमारी लिखने की जो स्किल है वो उस स्किल का यूज करते हुए हम शॉर्ट पैराग्राफ या लॉन्ग पैराग्राफ को करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट पैराग्राफ और लॉन्ग पैराग्राफ के जो टॉपिक हैं उनको रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के दे दिया जाएगा। तो हम बहुत सारे टॉपिक है, कितने
टॉपिक जो है रटेंगे। तो हमको रटने की पद्धति नहीं रखनी है, हमें अंडरस्टैंडिंग करते हुए और जो राइटिंग स्किल है उसको अच्छा सा स्ट्रॉन्ग करना है कि हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कैसा लिख सकें, कैसे लिख सकें। तो उस हिसाब से अपन को लॉन्ग पैराग्राफ और शॉर्ट पैराग्राफ अटेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ को अटेंड करने के लिए 4 नंबर मिलेंगे और लॉन्ग पैराग्राफ को अटेंड करने के लिए 5 नंबर मिलेंगे। दोनों ही पैराग्राफ हैं। शॉर्ट पैराग्राफ को लगभग 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है और लॉन्ग पैराग्राफ को 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें राइटिंग में तो लेटर, ईमेल और शॉर्ट पैराग्राफ और लॉन्ग पैराग्राफ, ये 4 ही ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन को तैयार करना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अपन टेक्स्ट बुक्स की। जो हमारे पास 2 किताबें हैं हमारे कोर्स में, एक तो है गोल्डन रेज और दूसरी है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में 10 चैप्टर हैं और गोल्डन रेज में 11 या 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि टोटल टेक्स्ट बुक्स 33 मार्क्स की हैं। दोनों किताबों को अगर मिला के मार्क्स टोटल किए जाएँ तो 33 नंबर के मार्क्स हैं। लेकिन अगर गोल्डन रेस की बात करें तो वो 23 नंबर की है और रिजोल्यूशन की बात करें तो वो 10 नंबर की है। अब 23 और 10 दोनों मार्क्स को मैं यहाँ पे और डिटेल्स में बता देता हूँ कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गोल्डन रेस में से जो 23 नंबर की है उसमें से 8 नंबर जो हैं सीन पैसेज के आ जाएंगे। जो मैंने सीन पैसेज यहाँ पे लिखा था 8 नंबर के, वो इसमें मैंने काउंट नहीं किए क्योंकि काउंट यहाँ पे हो जाते हैं 33 नंबर में, वो 8 नंबर जो है वो इसमें काउंट है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे काउंट नहीं किए हैं। तो देखा जाए तो 14 और 8 22 नंबर के तो पैसेज है, लेकिन 14 नंबर का पैसेज अनसीन है। वो हमारी किताब से बाहर से कोई भी टॉपिक होगा उसमें से अपन को पैसेज अटेंड करना होगा। अभी पैसेज क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे। मैं बात करता हूं कि गोल्डन रेस में से 23 नंबर में से 8 नंबर तो ये पैसेज के निकल गए। कौन से? सीन पैसेज, जो हमें पढ़ाए गए चैप्टर में से आएगा। ठीक है, और अनसीन पैसेज जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, कोई टॉपिक हमने हमारे कोर्स में 10th क्लास में कभी नहीं पढ़ा है ना, तो वो होता है अनसीन पैसेज। तो बात करते हैं 2 सीन पैसेज 8 नंबर की। फिर गोल्डन रेस में से ही एक 4 पार्ट या 5 पार्ट जो हैं वो पोइम के होंगे। पोइम के अंदर से 4 लाइनें हमको क्वेश्चन के रूप में दे रखी होंगी। उन 4 लाइन को अपन को विस्तार से एक्सप्लेन करके बताना होता है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रेफरेंस देना है कि ये जो पोइम है कौन सी किताब से, कौन से पोइट से ली गई है ना। तो वो रेफरेंस देना, कॉन्टेक्स्ट उसका जो है व्याख्या, जो हिंदी में बोलते हैं अपन व्याख्या करना, विस्तार से लिखना है ना। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम जब ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो 4 नंबर वहाँ से मिलेंगे। इसके बाद 8 और 4 12 नंबर इसमें से निकाल लो तो पीछे जो रहते हैं 21 नंबर, वो 21 नंबर जो हैं वो क्वेश्चन आंसर के, जो हम किताब यहाँ पे रीडिंग करेंगे है ना, 10th क्लास की जो किताब पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, किताब के पीछे से भी आएंगे, किताब के अंदर से भी आएंगे। तो हमें अच्छे से क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, चैप्टर को अच्छे से दिमाग में बैठाना है, समझना है कि वो चैप्टर क्या कहता है, उसका जो पूरा डाटा है ना, वो क्या कहता है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तब कहीं जाके हम क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिर बात करते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन। रोड सेफ्टी एजुकेशन गवर्नमेंट ने हमारे 10th बोर्ड में एक टॉपिक डाल दिया है, कई सालों से ये आ रहा है। ये रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है यातायात की जो होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए और उनके प्रति जागरूक करने के लिए, यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये टॉपिक हमारे जो है 10th बोर्ड में जोड़ा गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। ये भी एक तरह का ऐसे तरह का है, पैराग्राफ तरह का है। जिस प्रकार हम पैराग्राफ करके 4 नंबर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर कवर कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार रोड सेफ्टी के कुछ टॉपिक होंगे। उन टॉपिक को हमें स्टडी करना है और उससे सिमिलर जो भी टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करते हुए कुछ 150 से 200 शब्द अपन को यहाँ लिखने हैं। एक ऐसे के हिसाब से, एक पैराग्राफ के हिसाब से अपन को लिखना है। तो इस तरह से हम बात करें तो 15 और 14 और ये 14 और यहाँ से 33 और ये 4, इन टोटल इनको काउंट करें तो 80 मार्क्स होते हैं। ये जो ब्लैक में लिखे हैं मैंने 15, 14, 14 और 33 मार्क और 4 मार्क्स है ना। तो ये सारे जो 5 पॉइंट हैं ABCDE, इनके अगर काउंट करें तो 80 मार्क्स होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसको हमको कवर करना होता है और 20 मार्क्स जो हैं वो हमारे स्कूल के सेशनल मार्क्स से भेजे जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर का मार्क्स होता है इंग्लिश का। तो हमें 80 नंबर में से पूरे कोशिश हमें यही करनी है कि 80 में से 80 लेके आएँ और इंग्लिश स्कूल के अंदर से जो 20 में से 20 भेजें, तो हम 100 में से 100 लाने की पूरी कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ कि टेंस हम सबसे पहले शुरुआत टेंस से ही करेंगे, लेकिन हम ग्रामर के अंदर जो टेंस मॉडल वॉइस नरेशन क्लोज करेंगे 15 नंबर का तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम रीडिंग की बात करें तो ये पैसेज क्या है, पैसेज कुछ नहीं है, एक पार्ट का छोटा सा भाग होता है, छोटा सा पैराग्राफ होता है जो हमारे पेपर के अंदर आता है, उसको हमें पढ़ना होता है। तो उस पैराग्राफ को पढ़कर
पढ़ने के बाद जब हम उस पैराग्राफ के नीचे की तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ पे हमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है हमें कुछ नहीं करना है, उस पैराग्राफ में से ढूंढ के निकाल के जो उचित आंसर होता है, सेटिस्फाइड आंसर होता है, वो आंसर हमको लिखना है। उस हर एक आंसर का जो है वो मार्किंग होती है। अब एक जो क्वेश्चन होता है 1 या 1.5 नंबर का होता है, कोई 2 नंबर का होता है, तो उसकी अपनी अपनी एक मार्किंग होती है। तो 6 या 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन को कवर करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो उसके ये नंबर हैं, एक पैसेज का 7 नंबर है, 2 पैसेज के 14 नंबर है। इसी तरह से सीन पैसेज अटेंड करना बहुत ही आसान है, और ये आसान तब होगा जब हम हमारी किताब जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। जब हम हमारी किताब जो है अच्छे से स्टडी करेंगे तो उस समय हमारी जो चैप्टर है हमारे दिमाग में होंगे। तो जब हम एग्जाम में जाएंगे तो वो पैसेज जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये पैसेज, ये जो आर्टिकल है, ये जो पैराग्राफ है, ये तो हमारे पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें से मैं क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के निकाल सकता हूँ, है ना। तो सीन पैसेज जो है कवर करना, उसको अटेंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त है कि हमें किताबों के जो पार्ट है वो अच्छे से स्टडी करना है। लेटर की बात, लेटर आप छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9 में आपने लेटर पढ़े होंगे। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। जैसे एप्लीकेशन पढ़ी थी आपने, एप्लीकेशन जो है आप छोटी कक्षाओं में आपको आपकी टीचर ने एप्लीकेशन तैयार करवाई थी, है ना। तो एप्लीकेशन एक स्कूल लेवल की होती है, हालांकि वो एक बात करें तो जो होता है इनफॉर्मल लेटर ही होता है। एप्लीकेशन जो एक फॉर्मल लेटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, लेटर की बात करेंगे। इसमें हमारा लेटर है, एप्लीकेशन कोर्स में नहीं है। तो लेटर जो है, फॉर्मल लेटर जो है वो है ऑफिशियल संबंधी, और इनफॉर्मल लेटर जो है घरेलू संबंधी, जैसे दोस्त को पत्र लिखना है या भाई को पत्र लिखना है, पिताजी को पत्र लिखना है, तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर होता है जो एडिटर को या किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में हमको कोई सूचना या शिकायत या कोई सजेशन देना है ना। तो ऐसे जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर में होता है। 2 तरीके के लेटर हैं, दोनों में से कोई भी अपन को लेटर पूछ सकते हैं। तो हमें लेटर अच्छे से तैयार करना है ताकि हम 5 नंबर कवर जो आसानी से कर पाएँ। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन वापस शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ। मैंने आपको एक छोटे से शब्दों में बताया था कि आपने ऐसे या स्टोरी आपने 7th या 8th क्लास में आपने अटेंड की होगी। 9th क्लास तक ऐसे स्टोरी जो आते हैं, लेकिन अब 10th क्लास में आओगे तो 10th क्लास में आपको ऐसे स्टोरी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको पैराग्राफ जो है कोई पर्टिकुलर कोई किताब से नहीं होगा। पैराग्राफ का जैसे टॉपिक होगा, जैसे कि दिवाली पे लिखी है, ऑन पिकनिक पे लिखी, ऑन पिकनिक पे पैराग्राफ लिखना है ना, एक पिकनिक पे लिखना है या जू पे पैराग्राफ लिखना है। तो वो क्या है, वो अपन 7th या 8th में जब पढ़ते थे तो वो एक तरह का ऐसे ही था, तो उसका एक पर्टिकुलर दूसरा नाम है पैराग्राफ, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ जो है बहुत ही इजी तरीका का पैराग्राफ आएगा, जैसे माय हॉबी है, ठीक है ना, पिकनिक है, दीपावली है, होली है, माय स्कूल है ना, माय फेवरेट टीचर है, कुछ इस तरह का इजी पैराग्राफ आएगा। वो पैराग्राफ आएगा 4 नंबर का। और एक आएगा लॉन्ग पैराग्राफ, जिसमें कुछ अपन को ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें टफ लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ सकती है, लेकिन टफ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारी भाषा में लिखना है, जो हम जितना जानते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है, उनकी जीवनी के ऊपर लिखना है। तो हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो भी हम जानते हैं, हिंदी में जो भी हमारे दिमाग में वाक्य आते हैं, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके हमको लिखना होता है। और ट्रांसलेट हम तभी कर पाएंगे जब हम टेंस अच्छे से कवर कर पाएंगे, है ना। तो टेंस को अच्छे से कवर करना है, टेंस के माध्यम से ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, है ना। तो टेंस हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, सहायता करने वाला एक टॉपिक है। टेंस के ऊपर ही वॉइस नरेशन, ये जो है इसके आधार पर ही टॉपिक जो है क्लियर होते हैं। तो कहते हैं कि टेंस बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं इसको हार्ड नहीं मानता हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। टेंस जितना इजी टॉपिक इंग्लिश में है भी नहीं, है ना। तो टेंस सिर्फ है नहीं, 12 टेंस हैं, और 12 टेंस अगर देखा जाए तो 10 दिन में कवर हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर कवर हो जाते हैं। एक दिन में एक टेंस भी करें तो 12 दिन में 12 टेंस होते हैं। लेकिन मैं अगर आप बात करूँ, अगर थोड़ा जल्दी पढ़ें तो इसको 6-7 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अपन इसको कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस। तो इस सिलेबस को आप उतार लीजिए, आप इसको ढंग से तैयार कर लीजिए, आपके दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है 10th क्लास की। इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है, कोई दूसरी किताबें या कोई गाइडेंस लेनी नहीं है, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ यही टॉपिक तैयार करना है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो, अच्छे से मेहनत करके, कड़ी लगन से मेहनत करके अगर तैयार कर लेते हो, ज़्यादा कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक से अपन क्या कर सकते हैं, 80 मार्क्स जो है वो अपन गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली एक प्लान अपन को स्टडी करनी है। तो अच्छे से अपन को स्टडी करनी है।
स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अपन को क्लियर करना है। तो हमारे पास टाइम खूब है, ठीक है ना। ये टॉपिक जो हैं हमारे पास 5 टॉपिक 6 टॉपिक जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 महीने में 5 महीने में कवर करें, ताकि हमारे पास 1-2 महीने 3 महीने का जो रिवीजन का टाइम मिल जाए तो हम वापस उसको अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस सिलेबस की कड़ी को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, और सिलेबस की कड़ी को बाद में मैं आपको सीधा ग्रामर में टेंस की तरफ ले जाऊंगा। टेंस में हम बहुत ही आसान तरीके से जो टॉपिक है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको भी ये टेंस जो है बड़ी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो बात करते हैं अपन टेंस के बारे में। आप इसको पॉज करके उतार लीजिए कॉपी के अंदर। तो इसी के साथ हम टेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। हम टेंस को समय के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं टाइम। टेंस जो है कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे जो वाक्य हैं वो अलग अलग समय के अनुसार बोलते हैं। उन वाक्यों को अलग अलग समय के अनुसार कैटेगरी में बांटना, है ना, उसी को हम उस टॉपिक को हमने नाम दिया है टेंस। ठीक है, टेंस को हम समय कह सकते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम समय नहीं है, टॉपिक का नाम है टेंस। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे एक कुछ वाक्य लिखा है टेंस के बारे में, टेंस के बारे में कि टेंस है क्या। तो देखिए, चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम कैन बी कॉल्ड टेंस, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ब के रूप को यानी क्रिया के रूप को चेंज करना, है ना, समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार क्रिया के रूप को चेंज करना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, टेंस क्या है, क्रिया के रूप को समय के अनुसार चेंज करना। और समय हमारे पास क्या है, एक तो प्रेजेंट है, ठीक है, या अभी जो चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट। तो जैसे मैं प्रेजेंट में बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये क्या हुआ, पढ़ाता हूँ, यानी कि प्रेजेंट में। लेकिन अगर भूतकाल की बात करें तो, है ना, भूतकाल की बात करें तो क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा, मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ाता हूँ, और भूतकाल में बात करें कि मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, और भविष्य में बात करें तो, ठीक है, भविष्य में बात करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास समय कितने हैं, 3 हैं। कितने समय हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। 3 समय हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। जो बीत गया वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, जो आगे आएगा वो भविष्यकाल। तो इन 3 मुख्य रूप से 3 समय के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, पहला तो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो मैंने अभी सेंटेंस बोले, 3 सेंटेंस बोले कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया और मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना। तो क्रिया वो जो थी पढ़ने पढ़ाने की जो क्रिया है, पढ़ाने की जो क्रिया है, टीचिंग की, तो मैंने समय के अनुसार उसके रूप को बदला। पहले क्या बोला, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और पास्ट में क्या बोलूँगा, आई टॉट यू, मैंने तुमको पढ़ाया। और फ्यूचर में क्या बोलूँगा, आई विल टीच यू, है ना। तो वर्ब की रूप को बदलना, है ना, समय के अनुसार वर्ब के रूप को बदलना। सेंटेंस तो मैंने एक ही रखा, सब्जेक्ट भी एक ही है, सेंटेंस भी एक ही है ना, पढ़ाने का काम भी वही एक ही है, लेकिन बदलाव क्या हो रहा है, उसके रूप में बदलाव हो रहा है। पढ़ाता हूँ, पढ़ाया, पढ़ाऊँगा, है ना। तो 3 प्रकार से मोटे रूप से वो बदलाव जो हो रहे हैं, उस बदलाव को ही समय के अनुसार वर्ब में बदलाव को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, काल कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साधारण सी भाषा में कह सकते हैं समय, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 टॉपिक रखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 टॉपिक क्या है, टेंस के टाइप्स हैं, 3 ऑफ टाइप्स, है ना। मोटे रूप से, मुख्य रूप से क्या है, 3 टाइप हैं। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे, तो देखिए आप, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस,
perfect tense and 4 perfect continuous टेंस। तो ये जो 4 पार्ट हैं वो प्रत्येक एक टेंस के पार्ट हैं, है ना। प्रेजेंट का 4 पार्ट, पास्ट का 4 पार्ट और फ्यूचर का भी 4 पार्ट, है ना। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट कैसे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, पहला। फिर इस प्रेजेंट का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट को मैं इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट को कितने पार्ट में बांट दिया मैंने? 4 पार्ट में बांट दिया। अब इसी तरह से पास्ट को देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट को 4 भागों में और पास्ट को 4 भागों में। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट हो गए, ठीक है। अब फ्यूचर को भी 4 भागों में बांट लेते हैं इसी तरह से। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हमने हर एक प्रत्येक टेंस को, हमारे पास टेंस कितने थे? मुख्य रूप से 3 थे। कितने थे? 3 टेंस थे। 3 टेंस में आपने प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा। तो 3 × 4, 3 × 4 = 12, यानी कि हमारे पास कितने टेंस हो गए? 12, है ना। 12 टेंस हम इस तरह से पढ़ेंगे। ये तो मोटे रूप से समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है और फिर सिचुएशन के अनुसार, समय में भी सिचुएशन होती है, वो 4 सिचुएशन है। एक तो सिंपल साधारण, एक कंटिन्यूस लगातार, एक परफेक्ट यानी पूर्ण और एक परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्णार्पूर्ण, कुछ हद तक अधूरा और कुछ हद तक पूरा, है ना। तो ये 4 सिचुएशन है। इस 4 सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंस बनते हैं, है ना। 12 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। 3 × 4 = 12, 12 तरीके के सेंटेंस यानी कि 12 तरह के टेंस, है ना। तो 12 टाइप्स हो गए हमारे टेंस के। लेकिन हम टेंस में करेंगे क्या? क्या बनाएंगे? ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, है ना। टेंस में मोटे रूप से हम सेंटेंस ही बनाने जा रहे हैं। सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के ऊपर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सेंटेंस है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा रहा हूँ सेंटेंस का। सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना। हमारे अंदर की जो अभिव्यक्ति, हमारे अंदर की मन की जो अभिव्यक्ति है वो हम किसी के सामने रखते हैं तो वो सेंटेंस में रखेंगे, वर्ड में नहीं रखेंगे। अगर मुझे खाना खाना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईट, मैं पूरा बोलूँगा आई वांट टू ईट, मैं खाना खाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं केवल ईट बोलूँगा या मैं केवल फूड बोलूँगा तो अगला कोई समझिएगा ही नहीं कि मैं फूड के लिए क्या करना चाहता हूँ। मैं खाना बनाना चाहता हूँ, मैं खाना लेना चाहता हूँ या मैं खाना किसी को देना चाहता हूँ, है ना। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कहने का मतलब है कि हमें कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है और वो सेंटेंस कहाँ बोलेंगे? हम टेंस में बोलेंगे। ये टेंस क्या कहता है? हमें क्या सिखाता है? सेंटेंस बोलना लिखना सिखाता है कि कौन से समय में कौन सा सेंटेंस हमको बोलना है, ठीक है। लेकिन हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। क्या बोला मैंने? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि शब्दों का समूह है। मैंने कहा था कि मैं अगर केवल बोलूँ ईट तो वो तो एक शब्द हो गया, वो एक सेंटेंस नहीं है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो वो एक मैंने शब्दों का समूह, आई वांट टू ईट, है ना। आई एक शब्द है, वांट एक शब्द है ना, टू एक शब्द है, ईट एक शब्द है, फूड एक शब्द है। तो ये 4-5 शब्द को मैंने एक क्रमागत रूप से जमा के उसको एक सही सिस्टमेटिकली ढंग से जमा के उसका एक शाब्दिक अर्थ निकाला। तो सेंटेंस की परिभाषा कहती है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वाक्य जो है शब्दों का समूह है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग, है ना, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस वैसे ही बोलने हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हम टेंस इसीलिए सीख रहे हैं कि हम सेंटेंस बनाना सीख लें, सेंटेंस बोलना सीख लें, है ना। तो वो प्रॉपर जो है प्रॉपर रूप में सेंटेंस बनाना सीखें। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम क्या बात की थी? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 12 भाग। यानी टेंस समय के अनुसार 12 तरीके के समय हैं। वैसे 3 समय है, लेकिन 3 समय को भी सिचुएशन के अनुसार 4-4 भागों में बांट दिया, 12 तरीके का समय हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम बात करें सेंटेंस,
सेंटेंस कितने भाग, अब सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो मैं सेंटेंस के कुछ प्रकार लिखता हूँ। कुछ प्रकार क्या हैं? 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार लिखता हूँ मैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, नाम सुना होगा आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आपको विद फॉर्मूला ही बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि इसमें ना तो नॉट का यूज होता है और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रश्न नहीं पूछा जाता है ना। वो एक साधारण सिंपल सा सेंटेंस, आप इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, है ना। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ना तो आपको नॉट दिखाई दे रहा है और ना ही आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात बोलूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, है ना, तो इसमें आपको नेगेटिव सेंस नहीं मिल रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने एक नॉर्मल सी एक बात बोली कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो सहायक क्रिया होती है, जैसे इजर एंड वाज वर्ब वो, और मेन वर्ब जो हम क्रिया करते हैं, जैसे मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ तो टीच आएगा, है ना। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कर्ता, है ना, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस का पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहेगा, कुछ नहीं, ये सेंटेंस आपको वापस लिखना है, सॉरी ये फॉर्मूला जो है आपको वापस लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें नई बात क्या मिली आपको कि ये जो फॉर्मूला था एज इट इज़ मैंने वापस उतारा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक नया शब्द जोड़ दिया, नॉट। क्योंकि जिस वाक्य में नॉट या नहीं शब्द होगा, जिस वाक्य में नॉट या नहीं शब्द होगा वो वाक्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और जिस वाक्य में नॉट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा, है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, नॉट की स्थिति कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, नॉट 3 नंबर पे, है ना। तो ये ध्यान रखना, नॉट 3 नंबर पे है, ये आगे काम आएगा, 3 नंबर पे जो बता रहा हूँ वो आगे काम आएगा। तीसरा टाइप्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, यहाँ आपको फुल स्टॉप मिला। यानी कि सिंपल सा सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, उसका जो लास्ट में, उसको लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो उसमें आपको लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्वेश्चन मार्क से इसकी जो है समाप्ति करूँगा फॉर्मूले की। तो इसमें एक और बात बताता हूँ कि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब जो अंदर थी सब्जेक्ट के बाद में, देखो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। कहने का मतलब है जहाँ सब्जेक्ट है उस जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब था उसकी जगह सब्जेक्ट लिख दो। यानी कि इनकी जगह का क्या कर दिया अपन ने, ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। हेल्पिंग वर्ब को लेके आ गए सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को लेके गए हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमने इन दोनों की जगह चेंज की है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बना रहे हैं। तो नॉट अभी लगाएंगे नहीं अपन, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, मेन वर्ब अपनी जगह पर है और ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या था
कुछ नहीं है, 4 कंटेंट इसमें भी है, 4 कंटेंट इसमें भी है। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब जो था वो बाहर आ गया और सब्जेक्ट जो था अंदर आ गया। मेन वर्ब अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। यहाँ फुल स्टॉप था, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होगी। कोई भी सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है और वो हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। 4 टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका 4 टाइप है और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। करना क्या है? अफर्मेटिव का ये नेगेटिव बना, अफर्मेटिव का ये इंट्रोगेटिव बना, तो इसी तरह से नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा। क्या है? हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, और कुछ करना नहीं है, नॉट अपनी जगह पर। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं इसका बना रहा हूँ, देखो ये एरो का निशान यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो हमको करना क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है, नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे दिमाग में है, तो करना कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, नॉट अपनी जगह पर। 3 नंबर पे मैंने बताया था कि यहाँ 3 नंबर पे नॉट है, तो यहाँ पे भी 3 नंबर पे नॉट है ना। तो नॉट के बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में किससे जो है इसका जो है अंत करूँ मैं इसका, लास्ट में समाप्ति किसके साथ करूँ? क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चन मार्क के साथ जो है उसकी समाप्ति होगी, है ना। तो कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बोला सेंटेंस के 6 टाइप्स है, लेकिन मैंने अभी 4 टाइप्स लिखवाए हैं। 5th और 6th टाइप जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ। 5th टाइप है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाम से ही कुछ पता चल रहा है, पहले क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब है डबल यानी कुछ ऐसी चीज़ जो 2 बार होने वाली है ना, या मतलब डबल होने वाला है। तो डबल क्या होगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड आएंगे डबल, है ना, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो हमको ये देखो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, वो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हेल्पिंग वर्ब, कहाँ गया इंट्रोगेटिव? ये रहा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मैंने वापस फॉर्मूला जो है वापस लिख दिया। अब इसके साथ करना क्या है? WH लगाना, WH वर्ड, ठीक है ना। WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड क्या है? WH वर्ड है वाट। WH वर्ड क्या क्या है? वाट, हु, ठीक है, हुज, whom, वेयर, वाई, etc, है ना। तो ऐसे WH बहुत सारे जो WH वर्ड हैं, तो पूरी डिटेल्स में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि WH का मतलब है WH वर्ड। देखो WH आ रहा है, इसमें भी WH आ रहा है, WHO आ रहा है, WHOSE इसमें WH आ रहा है, WH यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो क्वेश्चन वर्ड हैं, विशेष क्वेश्चन वर्ड हैं, उनसे शुरुआत होगी और उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या लग रहा है? WH, है ना। तो WH एक क्वेश्चन वर्ड हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप में ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी तो वो किसका काम करेगी? क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन वर्ड हो गए। कितने हो गए? पहला और दूसरा। तो इसको आप अगर शामिल मानो तो 1 नंबर ही मानो इसको, ठीक है। 1 नंबर क्यों दिया यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसको अगर दोनों को साथ में लेते हैं तो ये क्या हो गया? डबल हो गया, है ना। डबल कह सकते हो या आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। डबल की जगह आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्या बोल सकते हो?
कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। कंपाउंड यानी मिश्रित, मिला जुला, है ना। तो ये मिलकर बना रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं। कौन मिलकर बना रहा है? WH और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाक्य की शुरुआत में लग रही है और WH भी वाक्य की शुरुआत में लग रहा है, तो दोनों मिलकर बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ एक ही नाम रखा है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपके लिए आसान रहेगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आप कहीं दूसरी क्लास में या कहीं पढ़ा हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक ही माना है। अब ये एक क्यों माना है, इसका कारण बताऊंगा मैं आपको। इसको पूरा एक मानना है, ठीक है, वर्ड अलग अलग है लेकिन इसको एक मानना है। तो इसको 1 नंबर दिया तो ये 2 नंबर हो गया, है ना। तो 3 नंबर किसको देंगे? नेगेटिव में जाएंगे तो नॉट को देंगे, है ना। तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं हो कि सर आपने यहाँ 3 नंबर नॉट को दिया, यहाँ नॉट को 3 नंबर दिया, यहाँ 4 नंबर कैसे आ रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखो अभी बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है, करना क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है एज इट इज वापस लिख लो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे भी अगर मैं WH लिख दूं तो क्या गलत है ना। तो कहने का मतलब है डबल इंट्रोगेटिव है तो WH से स्टार्ट होगा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, नॉट 3 नंबर पे होगा, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3, ये 3 नंबर पे आ रहा है नॉट, तो यहाँ पे भी 3 नंबर पे आएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर 3 नंबर पे कहाँ आ रहा है? सर ये तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, WH 1 नंबर हो गया, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर हो गया, सब्जेक्ट 3 नंबर हो गया, 4 नंबर नॉट हो गया। तो कई बार बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि नॉट कहाँ लगाए। तो नॉट मैं यही कहता हूँ 3 नंबर पर लगाएं। तो अब आप कह रहे हो ये 3 नंबर पर तो है नहीं, है ना। तो हमको क्या करना है, इसको एक मानना है। WH हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? कंपाउंड यानी मिश्रित, और जो मिश्रित होगा वो एक होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। तो कहने का मतलब है ये जो 3 नंबर मैंने यहाँ पे बताए थे वो यहाँ पे इसलिए इसकी वजह से बताएं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको नॉट लगाना है या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, अगर नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद में मैंने नॉट लगाया है, यहाँ पर भी नॉट लगाया है सब्जेक्ट के बाद में, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया है। तो हमने बात शुरुआत कहाँ से की? टेंस से शुरुआत की और सेंटेंस पे आके हम यहाँ पे रुके हैं, है ना। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। 12 टेंस बनते हैं, लेकिन प्रत्येक टेंस में हम 6 सेंटेंस बनाएंगे। प्रत्येक टेंस में अगर हम 6 सेंटेंस बनाते हैं हर एक टेंस में, तो हमारे पास टेंस कितना है? 12। तो एक टेंस में कितने सेंटेंस बन रहे हैं? एक टेंस में कितने बन रहे हैं? 6 सेंटेंस। एक टेंस में बन रहे हैं 6, तो 12 टेंस में कितने बन जाएंगे? 72। ये 72 जो सेंटेंस हम जब बनाना सीख जाएंगे तो हमारा टेंस जो है, टेंस का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और एक हमारे एक लेवल ऊपर जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो जाएगा कि हमें थोड़ा विश्वास जो है इतना हो जाएगा कि हाँ इंग्लिश की शुरुआत जो है हमारी बहुत अच्छी हुई है, हमने टेंस सीख लिए हैं, अब आगे के जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। तो जब टेंस हमारा जो हम जिसको हार्ड समझते हैं वो इजी हो जाएगा, तो आगे के जो टॉपिक है वो टेंस के ऊपर ही है, टेंस के बेस पे ही है। अगर टेंस क्लियर है तो आगे के जो टॉपिक है, वॉइस है, नरेशन है ना, लेटर है ना, जो भी आपका पैराग्राफ है, तो ये सारा का सारा जो है हम कवर करेंगे टेंस के बेस पे। तो हमें ज़रूरी है कि हमको टेंस को अच्छे से कवर करना है। तो 72 सेंटेंस हम बनाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इन 72 सेंटेंस को आप फॉलो करोगे और डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे। जब आपके टेंस पूरे हो जाएँ तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप डेली की डेली 72 सेंटेंस बनाएं। 72 सेंटेंस बनाने में आपको विद इन हाफ एन आवर लगेगा, आधा घंटा लगेगा, है ना। तो आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में आप 72, और आधा पौन घंटा तो आप टेंस के लिए दे ही सकते हो। रोज़ाना अगर आधा घंटा दोगे टेंस पूरा कंप्लीट करने के बाद, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से कि मुझे टेंस नहीं आते हैं, मैंने कहीं
किसी प्लेटफॉर्म से, किसी टीचर से टेंस सीखा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया कि अपन अपनी तरफ से प्रैक्टिस या अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं। जब तक अपन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक बहुत ही ईजी है दोस्तों, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। मैं अब टेंस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये टेंस का जो बेसिक जो फंडा था वो मैंने आपके सामने रखा है कि टेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने सेंटेंस होते हैं, और उन सेंटेंस के विद फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको टेंस शुरू करने से पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको 6 सेंटेंस बनाना सिखा देता हूँ। तो मैं इधर का जो पोज है वो क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे आपको 6 सेंटेंस बनाना सिखाना है। मैं कोई एक पर्टिकुलर टेंस लेता हूँ, उस टेंस में कैसे सेंटेंस बनते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए आप इधर एक सेंटेंस ले लिया, मैं छोटा सा सेंटेंस लूँगा। सेंटेंस बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, अगर टेंस का नॉलेज हमें क्लियर है तो बड़े से बड़ा सेंटेंस भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग में छोटा सा सेंटेंस लेंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस लिख रहा हूँ, हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है। तुम किताब पढ़ते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक के बाद मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही पढ़ाना है। चाहता तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले लेता, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश बनाएं तो ये अफर्मेटिव की है, तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि किताब कौन पढ़ रहा है, तुम, यानी कि यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट हमने लिख लिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डूडज होती हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यू ले लेता हूँ, है ना। तुम किताब पढ़ रहे हो, चलो ये ले लेते हैं ताकि हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है अफर्मेटिव में, वो अपन बात करेंगे। तो तुम किताब पढ़ रहे हो यानी एट प्रेजेंट, अभी, है ना। तो तुम किताब पढ़ रहे हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के साथ आर लगेगा, इजरम का प्रयोग होता है, ठीक है। यू के साथ आर लगेगा तो यू आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, हमारी क्रिया क्या है, पढ़ना, ठीक है। तो ये कंटिन्यू टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अगर यहाँ तक अपन करें तुम पढ़ रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट की बात ना करें तो क्या होगा, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग बुक। तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, फुल स्टॉप लगा दिया है मैंने, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इस फॉर्मूले की सहायता से बड़े आसानी से आपको क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करना है ना। तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब पता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब पहचान कर आप लिखते हो, तो वो रीडिंग आपको लिखनी है। और ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है, किताब, वो आपको लिखना है, इस क्रम में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश का ये क्रम है, हिंदी का एक अलग क्रम है। तो हिंदी और इंग्लिश का अलग क्रम होने की वजह से हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। अगर क्रम एक ही होता तो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इस क्रम में लिखें तो क्या बनेगा, अगर मान लो कि अगर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करें और क्रम ऊपर वाले रखें, यू के नीचे यू, किताब के नीचे किताब, बुक, और पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जगह रीडिंग, है ना, और रहे हो की जगह आर लिख दिया अपन ने। क्रम ये रखा, तुम की जगह कुम, और किताब की जगह किताब, पढ़ने की जगह रीडिंग, और रहा है रही की जगह आर एम, है ना। तो अगर क्रम ये रखा और फॉर्मूले का यूज नहीं किया तो ये इस तरह का क्रम रहेगा, है ना, यू बुक रीडिंग आर। तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। मैंने सेंटेंस की जो डेफिनेशन बताई थी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। तो ये तो ग्रुप तो हो गया शब्दों का, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर मीनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहा हूँ, है ना, क्यों आवश्यक है फॉर्मूला यूज करना। तो जब हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे और हिंदी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन एज इट इज वर्ड लिख दें तो फिर वो प्रॉपर इंग्लिश में सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा अपन नेगेटिव की तरफ। तो बात करते हैं नेगेटिव। मैं इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा, सीधा नेगेटिव लिखता हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NEG, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या करना है, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, करना क्या है, नॉट लगाना है। बाकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है। तो यू आर नॉट रीडिंग
बुक। तो क्या किया मैंने, ये जो नॉट था वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया, तो आर के बाद में मैंने नॉट लगा दिया, ये नेगेटिव सेंस हो गया। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है मुझे, फॉर्मूला वही है। अगर एक फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है तो उसी फॉर्मूले की सहायता से आप नेगेटिव बना सकते हो। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, आर है ना, तो आर को हम बाहर लेके आएंगे और सब्जेक्ट को अंदर रखेंगे। तो इंट्रोगेटिव किसका बना रहे हैं अपन, अफर्मेटिव का। तो इसका बनाते हैं, आर यू रीडिंग बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाए अपन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इसका, तो करना क्या है, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर रखनी है। आर यू नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। तो देखो अगर फॉर्मूले की सहायता से करो तो वो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। ठीक है, क्या कहता है इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करो कि सब्जेक्ट लिखो, लिखा, मेन वर्ब लिखो, लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा, लिखा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखो, लिखा, सब्जेक्ट लिखो, लिखा, नॉट लिखना है सब्जेक्ट के बाद में, लिखा। ठीक है ना, फिर मेन वर्ब लिखनी है, लिखी, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, बुक लिख दिया। लेकिन अब नीचे वाले जो लिखे हुए फॉर्मूले हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके अपन ऊपर के फॉर्मूले का ही ध्यान रख के और अपन आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या था, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखनी थी, रख दी। अब जो 5th सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि जैसे अगर मैं व्हाट से स्टार्ट करूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि व्हाट शब्द से मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट किसके बारे में पूछेगा, किताब के बारे में, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, तो मैं यहाँ पे किताब का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि किताब की जगह शब्द क्या आ रहा है, WH व्हाट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि WH के बाद में इंट्रोगेटिव का पूरा फॉर्मूला लिख दो। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या कहते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखनी है, व्हाट आर यू रीडिंग। अब रीडिंग के आगे मैं बुक लिखूं, नहीं, है ना, मैं बुक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। क्योंकि मैंने बुक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बुक के बारे में ही ये जो व्हाट शब्द है वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ना, तो बुक के बारे में पूछ रहा है, तो बुक के बारे में पूछ के अगर मैं बुक लिखूं तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए मैं बुक के बारे में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे बुक नहीं लिखूंगा। अब इसी को अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करूँ तो करना कुछ नहीं है, मुझे सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, तो देखो व्हाट आर यू नॉट रीडिंग, आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो इस तरह से ये 6 सेंटेंस के मैंने आपको 6 सेंटेंस के एक सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। 6 सेंटेंस टाइप्स बता दिए, उसके फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, और 6 प्रकार से आपको एक ही सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना होता है वो बता दिया। अब इसी के साथ अपन आगे चलेंगे टेंस की तरफ। नेक्स्ट क्लास में अपन टेंस पढ़ेंगे। इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अलविदा, राम राम। और इसी प्रोग्राम की जो PDF है और इस क्लास को आपको पूरा पढ़ना है तो इस हमारे जो YouTube चैनल जो गुरुज आश्रम है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके इस पूरे प्रोग्राम को आप आसानी से पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट कक्षाएं भी आपको उसी प्ले स्टोर से आप गुरुज आश्रम डाउनलोड करोगे, वो सारी की सारी कक्षाएं जो हैं आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।